Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan and I have cleared UGC NET examination in law subject with 232 marks. And today I'm making this video to help you out in understanding the syllabus of the examination and also the books that you must refer to for the preparation, because I have been receiving a lot of message ki books kahan se le, tayari kahan se kare, right? So the sources, the resources, that is very important. Online, offline, everything. I'll be discussing कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा किया था और कैसे इसकी प्रिपरेशन आगे की थी. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिलेबस के साथ. जो पेपर 2 का लॉ सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और कौन सा सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक्स है ना. So let's start. So this is the syllabus that they have given on the website of UGC. You can go and you can download it from there. Plus, I'll request you to please get this syllabus downloaded, and if possible, please get the printout of this particular syllabus so that you can refer to the syllabus in your hand whenever you feel so during your preparation. For example, see, this is my syllabus printout, what I have done, and this is the syllabus. And I have done a lot of written things in the syllabus as well, right? And this is the list that I have made, that which are the easy topics, which are the normal medium level topics, and which are the hard topics. And I have mentioned the month that I will be covering all those topics. So this is the syllabus handout that I had. So you can also do the same. Now let's see the syllabus. There are 10 units in law subject in total. The first unit is jurisprudence. In jurisprudence, you will find that the first topic is the nature and sources of law, right? So you must have dealt with this particular thing during your college times, कि there are different schools of jurisprudence and where it is coming from. For example, natural law, sociological school, फिर philosophical school, फिर analytical school, ये सारे थे, है ना. तो आपको अभी क्या करना है कि मैंने जो किया था, तो मेजरली मैंने तो थिंकर्स के हिसाब से किया था. जैसे पाउंड है, सेविग्नी है, सामंड है, तो इन सब के ना बहुत सारे, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ एक डेफिनेशन होती है या एक पॉइंट होता है किसी भी बारे में. जैसे कि फॉर एग्जांपल पोजीशन के बारे में भी सामंड ने कुछ कहा होगा, सेविग्नी ने कुछ कहा होगा. तो आपको इसमें क्या करना है कि जितने इसमें आपको टॉपिक्स दिखते जा रहे हैं ना, जैसे नेचर, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स, लॉ एंड मोरालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं इसमें से आपको अभी बता दूं कि जो स्कूल्स है वो है, और सोर्सेज ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट है. लॉ एंड मोरालिटी छोटा सा टॉपिक है, वो भी इम्पोर्टेंट है. हार्ट एंड फुलर का डिबेट है उसके अंदर, वो इम्पोर्टेंट है. फिर कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटीज, ये सारे जितने नीचे जा रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स, लाइबिलिटी, लॉ, पॉवर्टी, ये सारे. तो इसमें अगर मुझे डिफाइन करना हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और कम इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो आपको शुरू के 3 टॉपिक दिख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद के जो 4th पॉइंट से लेकर के 7th पॉइंट तक है, वो सब इम्पोर्टेंट है. और 8th, 9th और 10th वो नॉर्मल है. जस्ट गो थ्रू द रीडिंग वंस. जैसे कि मेरे पास जो बुक थी इसके लिए, वो जूरिस्प्रूडेंस की ऐसी, जैसे ये बुक होती है अशोक जैन की, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसकी जूरिस्प्रूडेंस भी होती है जिसमें से आपको एक बेसिक रीडिंग मिल जाती है. तो वो मैंने किया था इसके लिए. दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जिन्होंने काफी डिटेल में भी पढ़ रखा होगा, जैसे एमपी जैन है या फिर शुक्ला है. तो आपको पूरी की पूरी बुक वापस से नहीं उठा के पढ़नी होगी, क्योंकि वो काफी डिटेल्ड में होता है, एनालिसिस होती है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है.
you can just take the bare act, जैसे कि ये है, दिस इज द बेयर एक्ट, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है, दिस इज द मार्किंग दैट आई हैव डन, राइट। सो इसमें से आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो आपको इसके जितने भी प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स के, वो इसमें से कवर कर लेने हैं पूरे के पूरे। डीपीएसपी के जो हैं वो भी आपको इसमें से कवर कर लेने हैं। प्रियम्बल एक बार रीड कर लेना है, इसमें से बेसिक रीडिंग कर लेनी है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सारे आप इसमें से रीडिंग कर सकते हैं, बट अगर आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, जो बेसिक्स होते हैं जो कॉलेज के टाइम पे, तो वो अगर आपको याद नहीं है या फिर तब इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई विल रिकमेंड। जैन बुक, डुक्की भी बोल देते हैं इसको। इसकी दो बुक्स आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक दो पार्ट में है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों ही मतलब इस सिलेबस, जो इनका सिलेबस है ना यूजीसी नेट का, इसके टॉपिक दोनों में मिलके कवर होते हैं। तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक और कॉन्स्टिट्यूशन का वेर एक्ट जो मैंने रेफर किया था। अब इसमें भी जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे तो आप यूके से कर ही लोगे, जुडिशरी भी कर लोगे, इमरजेंसी प्रोविजंस भी काफी अच्छे से दिए हुए हैं उसके अंदर, वो भी कर लोगे। और करने में आपको ये करना है कि उसके प्रोविजंस जो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं, और कोई बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने हैं। अगर आपको आइडिया है इस बात का कि लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप डायरेक्टली इसमें से पढ़ सकते हो। और अगर इसका भी आइडिया ना हो कि लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से हैं, आपको पता ना चलता हो रीड करके कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द लैंडमार्क, दिस इज नॉट द लैंडमार्क, तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखेंगे लैंडमार्क केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको मिल जाएगा। लैंडमार्क केसेस ऑफ एनी टॉपिक आप टाइप करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइप करेंगे इमरजेंसी, तो उसके केसेस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। आप जो भी टाइप करेंगे उसके पर्टिकुलर लैंडमार्क केसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आता है, जो बहुत छोटा पार्ट है इसका, मतलब 10% आई वुड से, कि अगर आएगा या तो नहीं आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो एक आएगा, एक या बहुत मैक्सिमम हुआ तो दो आएगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई बुक उठा के पूरी पढ़ लेनी नहीं है। आप कर सकते हैं कि अगर आपने पहले पढ़ रखा है कहीं पे, जैसे कि जो बुक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, अगर वो आपने पढ़ रखी है कभी, तो जाके आप रिवाइज कर लो, बट पूरा पढ़ने बैठो मत। जैसे इसमें टॉपिक्स हैं नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिन लॉ, तो ये तो बेसिक हो जाता है, जो शुरू में स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं कि क्या नेचर है एडमिन लॉ का, पब्लिक, प्राइवेट, कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड है, ऐसा बेसिक रीडिंग। या आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप गूगल करोगे कि नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिन लॉ, यू विल फाइंड द पीडीएफ एंड यू कैन रीड फ्रॉम देयर। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दिस इज अ वेरी कॉमन एंड बेसिक टॉपिक ऑफ एडमिन लॉ, जिसके अंदर जैसे कि आपका आता है कि रूल अगेंस्ट बायसनेस, फिर आता है कि फेयर हियरिंग, और हियरिंग होनी चाहिए, और नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ऐसे जो प्रिंसिपल्स है ना कुछ, वो आपको पढ़ लेने हैं बेसिक, और उस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो केसेस हैं वो आपको देख लेनी है। और ये सारी चीजों के लिए आप बुक भी रेफर कर सकते हैं, कोई बुक अगर आपके पास हो पहले से, या फिर कोई मटेरियल हो आपके पास कहीं से मिला हो, वो रेफर कर सकते हैं। और अगर वो सब नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, इसके एडमिन लॉ के रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट वाले केसेस होंगे वो मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू के जो ग्राउंड्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही आपको कर लेने हैं शॉर्ट में। द शॉर्ट, जहां से आपको कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाए और कम समय लगे उसको रीड करने से, कर लीजिएगा। और अगर आप ये आखिर में देख रहे हैं वीडियो और लास्ट मिनट में तैयारी करने जा रहे हैं, तो एडमिन लॉ को एक बार को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज काफी कम है। अब हमारा आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है, ये काफी वाइड सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों को इससे डर भी लगता है। तो ये आपको करना कहाँ से है, तो इसकी भी दुक्की आती है, AK जैन वाली जो बुक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, उसमें दिया हुआ है, काफी सारी चीजें कवर्ड है।
तो वो आप ले सकते हैं, उसमें से अगर आपको बेसिक्स करनी है तो कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसके लिए मैंने मतलब एक बुक थी मेरे पास, ये वाली, आपने देखा होगा ये, अगर आप Amazon पे खोलेंगे और लिखेंगे यूजीसी नेट लॉ, तो आपको ये वाली बुक दिखेगी, है ना। तो इस वाली बुक के अंदर बेसिक्स दिए हुए हैं, है ना। जितना यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस है ना, उस सब को इसमें कवर किया गया है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने इसी से कवर किए थे, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट वही सारी चीजें दी हुई हैं, तो बेसिक तो मैंने इसी से कवर किया था। तो आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसमें हेल्प मिलती है, तो ये बुक एक अच्छी बुक है, ये मैं रिकमेंड करूंगी। ये आप वहां पे Amazon पे जाके सर्च करेंगे, अरिहंत NTA UGC लॉ पेपर 2, आपको आराम से मिल जाएगी। फिर आता है हमारा, इसमें करें क्या, तो इसमें जैसे कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है, नेशनैलिटीज है, ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। उसके बाद हमारा जहाँ से शुरू होता है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, तो इस ये वाला जो टॉपिक है ये आप गूगल कर सकते हो, वहां पे आपको आराम से आप डायरेक्टली साइट पे जा सकते हो। जैसे मैंने ये टॉपिक्स वेबसाइट से ही किया था, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे टू द पॉइंट एग्जैक्ट डिटेल्स में दिया हुआ है शॉर्ट में। तो आपको मिल जाएगा कि हाँ यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, और जो उसका वो है ना यूएन चार्टर, उसका उससे काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो यूएन चार्टर के जैसे जो भी प्रोविजंस है, आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 11 है, ऐसे करके सारे ऑर्गन्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। तो कौन से आर्टिकल में कौन सा प्रोविजन है, फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, ये सब आप डिटेल में अच्छे से, अगर आपके पास टाइम है तो यूएन चार्टर से डायरेक्टली देख लेना। कि और स्पेसिफिकली सारा चार्टर मत देखना, उसमें से स्पेसिफिकली आपको क्या देखना है, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन, उसके ऑर्गन्स, और उसके ऑर्गन्स के जितने भी प्रोविजंस हैं और उसके जो फंक्शंस हैं जो मेन मेन है, वो सारे आपको देख लेने हैं यूनाइटेड नेशन की उस पे साइट पे जाके। फिर आता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये फिर से वही एक छोटा सा पार्ट है इसका, छोटा सा, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कभी आ जाएगा। तो उसके लिए आप पूरी पूरी ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बुक मत उठाइएगा। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स है, वो आपको वही अरिहंत की बुक में मिल जाएगी, आराम से छोटे छोटे डिटेल में दिया हुआ है। और उसके चैलेंजेस तो कॉमन है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है, जस्ट रीडिंग, देयर इज नथिंग टू रिमेम्बर इन दैट। तो ऐसे करके आपका इंटरनेशनल लॉ कवर हो जाएगा। फिर हमारा आता है लॉ ऑफ क्राइम्स, ये काफी मेजर चंक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजर है, वैसे ही क्रिमिनल लॉ भी मेजर है इस पेपर में, कि जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं और ज्यादा वेटेज में आते हैं। तो क्रिमिनल लॉ आपको अच्छे से ही करना है, और क्रिमिनल लॉ के लिए भी आप कोई मोटी किताब ना उठाएं। मैंने इसको मोस्टली बैराक से ही किया था, क्योंकि जैसे कि इसमें लिखे हैं ना कि जनरल एक्सेप्शंस, तो वो जनरल एक्सेप्शंस के आप जा सकते हो सीधा बैराक पे, और उसके जो प्रोविजंस है सीधा सीधा वो आप रीड कर लो, वहां पे इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं। इस बार भी क्वेश्चंस आए थे उसके इलस्ट्रेशंस बेस्ड। ठीक है, तो आपको इसमें से जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, तो इसके जो भी प्रोविजंस आते हैं, अब कौन से प्रोविजंस आते हैं ये आपको बैराक में जाके मिल जाएगा, या आप नॉर्मल गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। और उस बैरक में जाके आपको वो सारे प्रोविजंस पढ़ लेने हैं एक बार से तो नहीं याद होगा, क्योंकि आपको इसमें प्रोविजंस याद भी रखने होते हैं, कि जैसे 292 में क्या दिया हुआ है, 300 में क्या दिया है, 305 में क्या दिया है, 6 में क्या दिया है, ऐसे करके। जैसे मतलब सुसाइड है तो अबेटमेंट टू सुसाइड किस में दिया हुआ है, 10 ईयर से नीचे वाले को करने पे क्या दिया हुआ है, ऐसे करके अलग अलग बाइफरकेशन है। तो वो सारे आपको बैराक में अच्छे से डायरेक्टली मिलेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह पे पढ़ने जाओगे तो कहीं पे आपको कुछ थोड़ा अलग दिखेगा, कहीं पे कुछ और दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सच मतलब सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप बैराक से पढ़ते हो तो उसमें ये होता है कि हाँ दिस इज द बुक, मतलब इसी में जो है वही सही है, आपको वहीं से पढ़ लेना है। तो वहां से अगर आप पढ़ोगे तो बेहतर होगा। तो आप ये सारे टॉपिक वाइज आप उसमें से देख लेना। फिर हमारा आता है
लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से जो यूनिट है ना हमारी, ये लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें खाली टॉर्ट नहीं है, इसमें टॉर्ट के अलावा भी कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंपटीशन एक्ट। तो अब आपको पूरा एक्ट तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि पढ़ना क्या है ना। तो आपको जैसे टॉर्ट्स के लिए तो आपको पता है कि जो बेसिक टॉर्ट्स के होते हैं, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, या आपकी कोई पुरानी बुक हो तो उससे पढ़ लो, या अगर आप अरिहंत ले रहे हो तो उसमें दिया हुआ है बढ़िया, और अगर दोनों नहीं है तो फिर आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है ये सारी बेसिक आई रीडर्स के ब्लॉग्स में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, या फिर और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिसमें वो जो आर्टिकल्स आते हैं ना, उस आर्टिकल्स में ही पढ़ लोगे ना कि ये सारे टॉर्ट्स के बारे में, तो उसमें केस लॉस, जो इम्पोर्टेंट केस लॉस है उसके साथ उन्होंने आर्टिकल लिख रखा होता है, तो आपको वहां से समझ आ जाएगा। फिर हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये एक्ट 1986 का है, बट इसके अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, तो 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके लिए आपको फिर आपको आप लेटेस्ट वहां पे नेट पे जाके गूगल करो, वहां से आपको वो लेटेस्ट मिल जाएगा, उस लेटेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप पढ़ लो। और जो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि डेफिनेशंस उसमें से आपको कवर करना है, तो आप सारे डेफिनेशन कवर कर लो जितने उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब जैसे कोर्ट का डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोर्ट का डेफिनेशन सब में दिया होता है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन जितने भी स्पेशल होंगे ना, वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, जैसे कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनफेयर ट्रेड होगा, कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन नहीं है, ये सारी चीजें, गुड्स क्या है, ये सारा डेफिनेशन उसमें दिया होगा, वो आपको पढ़ लेना है। फिर हमारे राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट्स में कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है, जैसे कि राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, अवेयरनेस, ये सारे राइट्स होते हैं, तो ये सारे आपको उसमें से कवर कर लेने हैं। फिर मोटर व्हीकल एक्ट आता है, ये भी 1988 का है, बट अमेंडमेंट्स रिसेंटली हुए हैं, तो अब पुराने एक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से, तो आप जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट है ना उसके हिसाब से ही रीड करना, और इसका जो वेटेज है वो काफी कम है, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर इसको अभी जाने देना, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम है, तो फिर आप उसके एक्ट्स निकाल के और जो स्पेसिफिक टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं ना उसके हिसाब से पढ़ लेना। और फिर कंपटीशन एक्ट भी वैसे ही है, कंपटीशन एक्ट जो है वो कब आया था, ठीक है, फिर कौन थे जिन्होंने लाया था, फिर इसमें जो टॉपिक्स मेन मेन दिए हुए हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स, तो कौन से अग्रीमेंट है जो प्रोहिबिटेड है, उसमें 6 या 7 की लिस्ट है, वो सारी पढ़नी पड़ेगी, नाम बस याद रखना पड़ेगा, समझना होगा एक बार कंसेप्ट कि हाँ ये क्या होता है, जैसे टाई इन अग्रीमेंट है तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसा आपको समझ लेना है एक बार, और कौन कौन से हैं वो याद रखना। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो कौन है उसका आइडिया आपको एक बार को क्वेश्चन पढ़ के लग जाएगा, ऑप्शंस देख के, तो आप कौन सा नहीं है ऐसा कर सकते हो, तो इस हिसाब से करना है। फिर जैसे है डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, तो डोमिनेंट पोजीशन का भी प्रोविजन सेक्शन 4 में दिया हुआ है कॉम्पिटिशन एक्ट के, तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रोविजन ही आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, तो कि दिया हुआ है कि हाँ ये 3 टॉपिक्स हैं, तो आपको वही 3 टॉपिक्स पढ़नी है, उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है। फिर आपका आता है कॉमर्शियल लॉ। अब कॉमर्शियल लॉ में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पढ़ना है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत बड़ा है ना, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस ये पढ़ना है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वॉइड और वॉइडेबल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो इसके जो प्रोविजंस होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सारे आपको देख लेने हैं। उसके बाद आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जितने प्रोविजंस होंगे जो 69 से 72 या 73 तक है, वो सारे आपको पढ़ लेना है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर आता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर आते हैं जैसे बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, तो इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल एजेंसी के तो काफी ज्यादा हैं, तो आपको सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, इसकी एक बार सारी की सारी लेकिन रीडिंग जरूर कर लेनी है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपको करना है नॉर्मल बेयर एक्ट से, जो कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट होता है उसमें से आपको पढ़ लेना है इन सारी चीजों को, और बस उतना काफी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सीधा दिया हुआ है, इसमें टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं कि क्या करने हैं। तो ये आप ऐसा कर सकते हो कि या तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट ले लो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसमें से आप रीड करो और आप समझ लो उसका बेसिक, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किसी आर्टिकल या किसी में दिख जाएंगी आपको, वो पढ़ लो। इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं वो पढ़ लो, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि क्या कैसे होता है, तो आपके लिए वो आसान होगा। और अगर ये अरिहंत वाली बुक ले रहे हो तो उसमें भी दिया हुआ है। फिर है पार्टनरशिप। तो ये सारे जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को मिला के मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब देयर इज नो गारंटी, बट कम आते हैं, बहुत कम वेटेज होता है। तो इसमें बहुत सारा टाइम मत लगाना, इसको जितने कम से कम टाइम में कवर कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा उतना करने की कोशिश करना, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आपका आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ अगेन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कंपनी लॉ आपने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं होगा कॉलेज के टाइम पे, या कुछ होगा, तो इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले मत जाना, क्योंकि कंपनी लॉ का कोई वो नहीं है, बहुत उसकी मोटी बुक है और उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें भी आपको अगर बेसिक्स कहीं से ऑनलाइन मिल जाता है मटेरियल, तो उसमें से पढ़ लो कि प्रोस्पेक्टस कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है, शेयर डिबेंचर क्या होते हैं, डायरेक्टर मीटिंग कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है, इतना बेसिक्स पढ़ लेना। एक दिन आप बैठोगे, उसके नोट्स बना के रख लेना, खत्म हो गया। फिर वो उसके बाद आपको बस वो रिवीजन के टाइम पे एक बार वो रीड कर लेना है, आपको बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। CSR इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो रिसेंट उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो फिर वो आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो उसमें काफी चीजें मिल जाएंगी आपको। फिर आपका आता है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से दी हुई होती है। तो इसमें जो मैरिज है या फिर डिवोर्स है, थियरीज ऑफ डिवोर्स है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको जो बैराक्ट है उसमें भी मिल जाएगा, ऑनलाइन पढ़ोगे उसमें भी मिल जाएगा, अरिहंत की जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा, है ना। और अगर आपके पास बैराक्ट है तो आप बैराक्ट से डायरेक्टली खुद ही रीड कर सकते हो। लिव इन रिलेशनशिप नया कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो ये नॉर्मल बेसिक्स बुक थी जो पुरानी, उनमें नहीं मिलेगा लिव इन रिलेशनशिप का लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट और ऑल के लिए आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, उसके जो ब्लॉग्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, उसके जो केसेस इंपॉर्टेंट आए हैं आज तक वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है आपका फॉरेन डिक्रीज, इसके एक दो प्रोविजन है बस, ये आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा प्रोविजन है, उसको एक बार रीड कर लेना, नोट्स में बना लेना, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक भी। फिर आपका आता है अडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, ये सारा। तो ये सारा भी आपके बैराक में दिया हुआ है, बैराक से नहीं पढ़ना हो अगर तो आपकी जो की अरिहंत की बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ है अच्छे से। फिर आपका आता है यूसीसी। तो यूसीसी भी आपके पास अगर कोई बुक है फैमिली लॉ की तो उससे पढ़ो, वरना आप यूसीसी भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उसके सारे केसेस इंपॉर्टेंट ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। फिर आपका आता है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ के अंदर जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट आपको जो एक्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है। जैसे कि इसी बार ये क्वेश्चन आया था कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन कौन से प्रोविजन में दी हुई है, तो आप वहां से वो पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहाँ पे दिया हुआ है वो पढ़ सकते हो। फिर आता है कि जो भी लॉ है, जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, तो ये आप जैसे कि इन्वायरमेंट लॉ के जो भी कॉन्फ्रेंसेस और जिस भी चीज को है, ये आपका काफी हद तक पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से कनेक्ट होता है। अगर आपने वो पहले पढ़ लिया है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें तो सिमिलर है, तो ये आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और अगर ये अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा, काफी कनेक्टेड है। तो आपको फिर एनजीटी अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बेसिक रीडिंग करनी है कहीं गूगल से या फिर किसी बुक से। फिर आपके जो भी ग्रुप राइट्स और ये सब है ना, ये सब अरिहंत में काफी अच्छे से शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है ये कहाँ से क्या पढ़ लेना है। वरना आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, बट वही है कि ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हो तो सब कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको लेना पड़ता है। अगर आप बुक में देखते हो तो आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं चीजें, तो ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए मेहनत, मतलब आपकी। तो इसलिए बस वो बुक है, बाकी अवेलेबल तो सब ऑनलाइन भी है। फिर आपका आता है आईपीआर आईटी लॉ।
तो आईपीआर बेसिक है, जैसे कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो आप वो डायरेक्टली एक्ट से भी पढ़ सकते हो इसके टॉपिक वाइज, कि आपको सब्जेक्ट मैटर देखना है, एक्सेप्शंस देखने हैं, वो बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कम वेटेज वाला है, तो ये अगर आपको रीड करना है तो कर सकते हो, शॉर्ट में करना, टाइम कम लगाना है इसको करने में। आईटी एक्ट अच्छे से करना। आईटी एक्ट का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि अगर आप ऐसी यूनिट देखो तो उसका वेटेज थोड़ा सा ही है, बट आजकल के टाइम के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से आईटी लॉ से क्वेश्चंस आने लगे हैं काफी। पिछले बार के पेपर में काफी थे, इस बार के पेपर में भी थे, और रिपीटेशन भी था। तो आपको आईटी लॉ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से काफी अच्छे से कर लेना है, और अच्छे से एक बार रीड कर लेना है सारा। फिर आता है आपका कंपैरेटिव लॉ। अब इसकी कोई किताब है सच आपके पास होगी नहीं पहले से ना, क्योंकि कंपैरेटिव लॉ में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का इसमें टॉपिक दिए हैं। तो इसको मैंने क्या किया था कि जैसे इसमें अरिहंत की बुक में भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था सब कुछ यहाँ वहां से। तो फिर मैंने क्या किया था कि जैसे इसमें से मैंने टॉपिक उठाया, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में क्या प्रोविजंस है क्या है, उसके लिए मैंने गूगल किया। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया गूगल किया, वो आ गया मेरे पास। अब उसके अंदर मैंने एक बार रीड कर लिया तो मुझे समझ आ गया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है और इंडिया में कैसे चलता है। फिर मैंने गूगल किया कि सेपरेशन ऑफ पावर इन यूके, फिर मुझे यूके का पता चल गया। तो ऐसे करके मैंने अलग अलग कंट्रीज की उस पर गूगल करके मैंने आर्टिकल्स निकाले और उसको अंडरस्टैंड किया और खुद के नोट्स बनाए शॉर्ट शॉर्ट में, कि हाँ इंडिया ऐसा स्ट्रक्चर है, फ्रांस ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे करके। तो मैंने टॉपिक वाइज, कंट्री वाइज एक खुद का नोट्स बनाया था सेग्रीगेट कर करके, ताकि मुझे उसमें कंफ्यूजन ना हो बाद में कि क्या है ये पूरा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अगर आप इसको खुद से नहीं करते हो तो फिर ये आपको कोई करा नहीं सकता एज सच, क्योंकि किसी भी बुक में इसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, बट यूजफुल कंटेंट नहीं मिलेगा। प्लस मैं ये भी कहूंगी कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा ऐसा हाइपर मत लेना कि ये वाला टॉपिक कहाँ से करे, यहाँ से करे, वहां से करे। जहां से आपको बेसिक्स मिल जाते हैं और हो जाता है वहां से कर लें एक बार, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ट्रेंड में मैंने नहीं देखा है कि इससे बहुत सवाल आए हो। पिछले साल आए थे 2-3 सवाल, बट वो ऐसे सवाल थे जिसमें इतना ज्यादा इसके अंदर डीप में घुसने से नहीं होने वाले थे, वो बेसिक्स थे, अगर आपने पढ़े हैं वैसे ही तो हो जाते। तो और इस बार तो शायद आए भी नहीं थे, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। ओम्बड्समैन इम्पोर्टेंट है, आरटीआई एक्ट इम्पोर्टेंट है, आरटीआई एक्ट इस लास्ट वाले यूनिट में आ जाता है टॉपिक में। तो आरटीआई एक्ट पढ़ लेना एक बार, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपकी कंट्री के परस्पेक्टिव से, क्योंकि आरटीआई एक्ट में बहुत सारे अभी भी चेंजेस हो रहे हैं, केस आ रहे हैं, और क्या इसमें किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना है, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सारी है। तो ये हो गई हमारी यूनिट सारी की सारी, है ना, जो हमें पढ़नी है। अब इसके अलावा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया अरियन की बुक, वैसे ही मेरे पास एक बुक थी, ये बुक आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, अगर आपने गूगल किया है नेट की किताबों के बारे में। तो मैं इस किताब को स्पेसिफिकली नहीं कह रही कि यही वाली किताब, कोई सी भी ले सकते हो, बट इसमें यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शुरू होते हैं 2004 से। तो मैंने ये वाली किताब जो है, ये ये मैंने पूरी की पूरी कर रखी है। ठीक है, तो ये मैंने 2 या 3 बार की है। तो इसको मैंने ऐसे किया था कि जैसे इसमें सारे क्वेश्चंस है, तो एक बार मैंने खुद से किया, फिर उसमें जो जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उनमें टिक कर दिया जो गलत हुए थे। फिर नेक्स्ट टाइम से वापस से मैंने किया, और इसको मैंने बुक पे नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर से वापस से रिवाइज भी करना था। तो इसको मैं कॉपी पे, नोटबुक पे ऐसा करती थी कि लिस्ट बना लेती थी 1-200 क्वेश्चन के, फिर वहां पे करती थी सॉल्व। फिर नेक्स्ट टाइम वापस से रिपीट किया इस बुक को, फिर कम गलतियां हुई, ऐसे करके मैंने इसको काफी बार किया। प्लस इसमें ऐसे भी किया कि टॉपिक वाइज भी, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो फिर उस टॉपिक को मैंने अलग से पढ़ा भी, जो कि मैंने वैसे कवर नहीं किया हुआ था अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि बहुत सारे केस लॉज हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं जब हम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें उस टाइम पे जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलता है हम वो पढ़ लेते हैं। तो
जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले वो कवर नहीं होते हैं, तो वो जब ये पढ़ोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, कौन से केस लॉज कवर किए हुए हैं। तो फिर उन केस लॉज की मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स बनाए थे। दिस इज माई नोट्स। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जो मैंने सारे पूरे के पूरे, मतलब ये इसे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, और सारा जो अपना सिलेबस है ना वो कवर किया हुआ है। जैसे कि अ, ये खुला हुआ है, ये दिखाती हूँ। ये है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बना रखी है, अब इसको 10 बार मैंने रिवाइज कर रखा है, इसलिए इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें से मैं आप शेयर भी कर सकती हूँ मैं इसमें से, बट आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा इसमें कि क्या है। आप खुद से ऐसा बनाओगे, अगर अगर आपके पास टाइम है, नोट्स बना के ही पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए बनाए क्योंकि मुझे आई हैव पिक्टोग्राफिक मेमोरी। तो मैं जो रीड आंखों से देखती हूँ बार 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 बार, तो मुझे वही याद रहता है, इमेज याद रहती है। तो इसलिए मैं नोट्स बना के ही पढ़ती हूँ। अगर मैं सुनूंगी खाली, किसी से भी 10 बार भी सुनूंगी, बट वो मुझे याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं वो भूल जाऊंगी। तो इसलिए मैंने सारे के सारे नोट्स बनाए थे खुद के, ताकि मुझे वो याद रहे। तो आप भी कर सकते हो, आप खुद के नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। मेरा लिंक्डइन में टैग कर दूंगी इस वीडियो के नीचे, तो आप मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और कुछ जानना हो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में, तो आई हेल्प यू फॉर श्योर। और ये पेपर 2 के बारे में था पूरा वीडियो। अगर आपको पेपर 1 के बारे में भी चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको पेपर 1 के लिए भी गाइड कर दूँ। सो दैट वाज इट, and thank you so much for listening, and thank you so much for supporting this channel. Thank you.